સુપ્રીમ કોર્ટની નવી દિલ્હીના એડવોકેટને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંસ્થાના એક્ટિવિસ્ટ સુશ્રી કીર્તિ આહુજાની પત્રકાર પરિષદ રાખવામાં આવી હતી। પત્રકાર પરિષદમાં એડવોકેટ કીર્તિ આહુજા દ્વારા આસારામ બાપુના દુષ્કર્મ સહિતના કોર્ટ કેસોમાં મળવાપાત્ર હક્કો વિશે પોતાનું નિજી મંતવ્ય રજૂ કર્યા હતા। ઉલ્લેખનીય છે કે જોધપુર અને અમદાવાદમાં આસારામ બાપુ પર ગંભીર આરોપ સાથેના ગુના મામલે જેલ સજા ભોગવી રહ્યા છે, જેમાં એવિડન્સ પર કથિત હુમલાના આરોપ અને હત્યા કરવા જેવા આરોપ પણ લાગ્યા છે। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરતા એડવોકેટ અને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંસ્થાના એક્ટિવિસ્ટ સુશ્રી કીર્તિ આહુજા દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજી બંને કેસો અંગે પોતાનું નિજી મંતવ્ય રજૂ કર્યા હતા। પત્રકાર પરિષદમાં છેલ્લા 11 વર્ષથી જોધપુર જેલમાં કારાવાસ ભોગવી રહેલા આસારામ બાપુના કોર્ટ કેસો તેમજ તેમની સામેની ફરિયાદો વિશે જાણકારી આપવા સાથે કોર્ટના નિર્ણય અને બંને કેસો પર પ્રશ્નો ઉઠાવતા પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા। मेरा नाम एडवोकेट कीर्ति आहूजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी मेन प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। आसाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आसाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हाई कोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सभी मीडिया वालों को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जब शुरुआत में 13 साल पहले जब ये केस रजिस्टर हुए थे उस समय मीडिया ने जो भूमिका करी, उस समय मीडिया ने जो सब चैनल्स पे चलाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रोज़ मीडिया ट्रायल चला था। तो आज अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज भी वो अपनी भूमिका उसी तरह निभाएं जैसे 13 साल पहले निभाई थी। और अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, दोषी है तो छूटे नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर हमने इन बातों पर गौर किया होता तो ज़रूर हम भी इस सिचुएशन में नहीं आए होते। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहाँ पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नज़रिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहाँ पर गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ही है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। આ પત્રકાર પરિષદમાં સુશ્રી કીર્તિ આહુજાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેસોમાં આસારામ બાપુને જિલ્લા ન્યાયાલયોએ જે પણ ચુકાદો આપ્યો છે તે ચુકાદાઓનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે। જિલ્લા ન્યાયાલયોના ચુકાદાઓ સામે હાઈકોર્ટ અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવાનો હક છે, ત્યારે તેનો સુચારુ ઉપયોગ કરીને તમામ બાબતોના સાચા આધાર, પુરાવો અને સાક્ષીઓના નિવેદનોના અપીલના સામે કોર્ટમાં રજૂ કરવાથી ન્યાયાલયો જરૂર ધ્યાન પર લેતા હોય છે, એમ તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।